बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रेगुलर क्लासेस एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल। तो आज की इस पूरी क्लास के अंदर हम लोगों ने इंशाल्लाह CS 201 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन करनी है और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर बताऊँ ताकि हमारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर हो सकें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेन एवर वी एलोकेट एनी मेमोरी, जब भी हम एलोकेट करेंगे अपनी किसी भी मेमोरी को फ्रॉम द डैश। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अपनी मेमोरी को एलोकेट करना है, अगर आपने अपनी मेमोरी को गेट करना है तो आप कहाँ से करेंगे? हीप से करेंगे। हीप किसे कहते हैं जी? उर्दू के अंदर इसका मतलब होता है मेमोरी का ढेर लगा होना। यानी कि हम ये कहते हैं कि एक जगह मेमोरी का कहीं ढेर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ हीप। यानी हीप का मतलब उर्दू में ढेर लगा होना। हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का कहीं ढेर लगा होता है और हम उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में हीप कहते हैं। वो ये कहता है कि व्हेन एवर वी एलोकेट, जब आप एलोकेट करेंगे मेमोरी को तो आप कहाँ से करेंगे जी? हीप से करेंगे। देन स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड, उसके बाद आप क्या करोगे? आप अपनी मेमोरी के ब्लॉक को स्टार्ट करोगे। ये बात याद रखना कि मेमोरी लेनी कैसे है और मेमोरी वापस कैसे करनी है, ये दो पेपर में आपके मस्ट क्वेश्चन आते होते हैं। तो मेमोरी लेते कैसे हैं जनाब? बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर, यानी बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड है आपका C++ की जुबान में, ठीक है। C++ के अंदर हम न्यू का कीवर्ड लिखते हैं और हम कहते हैं जी हमें मेमोरी को एलोकेट कर दो, मेमोरी को दे दो। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारी जो मेमोरी होती है ना वो इस तरह सेल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। ये जो आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सेल। लेट मी चेंज द कलर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये देखें, ये आपका मेमोरी का फर्स्ट सेल है, दिस इज द सेकंड सेल, दिस इज द थर्ड सेल, ठीक है। तो आपकी मेमोरी इस तरह सेल्स की फॉर्म में डिवाइड हुई होती है और हम न्यू की मदद से, ऑपरेटर की मदद से हम कहते हैं मेमोरी को गेट करते हैं। और मेमोरी को डिलीट किस तरह किया जाता है? डिलीट का मतलब ये नहीं है कि उसको डिलीट करना, डिलीट का मतलब है कि अगर हम हीप से ले रहे हैं तो हीप को वापस करना भी जिम्मेदारी है हमारे प्रोग्रामर की। तो उसको हम वापस करते हैं बाय यूजिंग अ डिलीट कीवर्ड। ये 3 MCQs आपने याद रखने हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपके लैब क्विजेज में मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। तो जब भी आप एलोकेट करते हैं अपनी मेमोरी को फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द हीप, देन किस तरह ली जाती है? न्यू कीवर्ड से, और वापस किस तरह की जाती है? डिलीट कीवर्ड से, बट इन C++ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और वो क्या करता है, जब आप ले लेते हैं देन वो स्टार्ट करता है आपकी मेमोरी को ब्लॉक्स की फॉर्म में डिवाइड करता है एंड ईच ब्लॉक हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर ब्लॉक का हमने एक यूनिक एड्रेस जो है वो असाइन किया होता है। सो बेसिकली हीप इज अ राइट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें। विच वन इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग एन आइडेंटिफायर PI विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझना ज़रूरी है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, ठीक है जी। हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज़ द प्री प्रोसेसर? आपको नाम से पता लग रहा है, हम ज़रा चीज़ों को टुकड़ों की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट्स की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्री प्रोसेसर? हम कहते हैं जी प्री इज अ इटसेल्फ वर्ड एंड प्रोसेसर इज अ सेपरेट वर्ड। तो देखें, प्री का मतलब होता है पहले, और प्रोसेसर का वर्ड निकला है प्रोसेसिंग से। वो ये कहता है, ये जो PI है ये पाई है। मैथ्स के अंदर हम पाई को इस तरह से शो करते हैं, ठीक है जी। हम ये कहने लगे हैं कि आपने करेक्ट सिंटैक्स बताना है जिसमें यूजर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ अपने पाई को आइडेंटिफाई करेगा। PI पाई इज अ मैथ टर्मिनोलॉजी जिसकी वैल्यू है 3.14। हम इसको स्टैंडर्ड लिखते हैं 3.14, बट देर इज़ अ टू मच लॉन्ग वैल्यू और हमें बार बार लिखने की इतनी लंबी वैल्यू ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर, यानी पहले से ही आपकी चीज़ें प्रोसेस हुई हुई हैं। मैं आपको ज़रा बेसिक सा स्केलेटन समझाना चाह रहा हूँ आपके पेपर के सब्जेक्टिव पार्ट से भी। मैं आपको स्टार्टिंग में ही आगाह कर दूं, दिस इज पार्ट 1। इस पार्ट के अंदर हम MCQs करेंगे एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और पार्ट आएगा विच इज़ पार्ट 2। उसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सब्जेक्टिव डिटेल गाइडलाइंस मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो द डेव C++ स्क्रीन। डेव C++ के ऊपर हमारे पास जो बेसिक स्केलेटन है हम ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपनी हेडर फाइल को ऐड करते हैं। हेडर फाइल क्या होती है जी? हम इसे क्यों हेडर फाइल कहते हैं? दिस इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए,
आयो स्ट्रीम, हम इसको आइंदा यानी कल की क्लास में, आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसको समझेंगे, बट दिस इज़ द मेन हेडर फाइल। ये जो आपको हैशटैग नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द शार्प साइन, इसको आप शार्प कहते हैं। इंक्लूड इज़ अ कीवर्ड जिसमें हम कह रहे हैं कि इस फाइल के अंदर, ये एक इटसेल्फ फाइल है। अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं ना, तो आप यहाँ पे इस फाइल को देखें तो ये देखें, ये आयो स्ट्रीम की फाइल है जिसके अंदर ये काफ़ी सारा कोड लिखा हुआ है। ये तो कमेंट्स है, बट आप नीचे जाएंगे तो देर इज़ अ टू मच फाइल्स जो कि इसके अंदर ऐड हैं। ये देखें, तो ये सारे का सारा काम आपका इस फाइल की मदद से हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया मैंने जो भी अपना प्रोग्राम लिखना है उसके अंदर। अब जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पहले से ही आपके कुछ डिफाइन है प्रोसीजर्स। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे हैशटैग यानी शार्प का साइन, दिस इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव साइन। ठीक है जी। उसके आगे आप लिखेंगे डिफाइन, क्योंकि हमने वैल्यू डिफाइन करनी है। तो इस डिफाइन का मतलब क्या होगा कि मैं वैल्यूज को डिफाइन करने जा रहा हूं, तो वो आपका डिफाइनिंग के केस में आ जाएगा, हैशटैग डिफाइन। और डिफाइन मुझे क्या करना है, उसने कहा था पी आई यानी पाए, तो मुझे यहाँ पे पी आई अपना फंक्शन लिखना है और आगे उसकी वैल्यू एक असाइन कर देनी है। तो अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें, जो कि हम बारी बारी सारे ऑप्शन रिव्यू करेंगे, अनडेफ का मतलब होता है मैं डिफाइन नहीं कर रहा, ये यहीं से गलत हो गया। हैशटैग यानी शार्प साइन, डिफाइन पी आई पाई 3.14, ये आपकी वैल्यू ठीक हो सकती थी, बट इसमें जो आपका मेन कंसर्न है वो इक्वालिटी के साथ आएगा। ओके, लेट मी चेक द हैंडआउट्स, हम इसको हैंडआउट्स एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। ठीक है, इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, मेरे नॉलेज के मुताबिक इक्वल आना चाहिए था, बट वो एक सेपरेट टर्म है, हम इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के टर्म में नहीं लिखेंगे। दिस इज़ अ राइट ऑप्शन, हमने इसको हैंडआउट से भी एक दफ़ा रिव्यू कर लिया है। तो ये देखें, पेज नंबर 418 के ऊपर आपका आंसर मौजूद है, हैशटैग डिफाइन। अब उसने अपने वैल्यू यानी उसने अपने फंक्शन का नाम जो है वो सेपरेट रखा है, मैक्स नंबर 1000। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट बनता है, बाकी कोई ऑप्शन राइट बनेगा नहीं। अगर हम नीचे देखें, इफ डेफ तो बन नहीं सकता, लेकिन ये जो इक्वालिटी का साइन था, दिस विल बी द कन्फ्यूजन फॉर मी, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगा, वो आपका एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, वो आपके फंक्शंस के अंदर आएगा, बट दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। वो आपको यहाँ पे ये कह रहा था कि आपने जो है वो मुझे सिर्फ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के मुताबिक आइडेंटिफायर बताना है, तो वो अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स हमने देखें यहाँ पे देख लिया कि इसमें कोई इक्वालिटी का साइन जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देयर इज अ पॉइंटर वेरिएबल नेम्ड पीटीआर ऑफ टाइप फ्लोट, देन एड्रेस ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल द पॉइंटर विल स्टोर इन इट। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीटीआर क्या चीज़ है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, पीटीआर इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। पीटीआर किसे कहते हैं हम? पॉइंटर्स को कहते हैं। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंटर्स आएंगे, वहाँ पे आप लोग समझ जाएं कि स्टार होगा। जैसे आप फर्ज करें, होते पॉइंटर्स क्या हैं? पॉइंटर्स ख़ास किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखें, मुझे सबसे पहले अपनी डेटा टाइप लिखनी है। ये जो डेटा टाइप है ये बताती है कि मेरा डेटा किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है। ठीक है, अब हमारे पास मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, इंट है, फ्लोट है, चार है, डबल है। दीज आर ऑल द डेटा टाइप। शॉर्ट एक डेटा टाइप है हमारे पास। ये सब डेटा टाइप्स हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि आपका डेटा किस कैटेगरी का होगा, किस टाइप का होगा। हमने ये समझना है कि इंटीजर इज़ अ डेटा टाइप, बट वो आपको ये बता रहा है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी डेटा टाइप लिखनी है और वेरिएबल का कोई भी नाम लिख दें। फ़र्ज़ करें मैंने साकिब लिख दिया, तो साकिब इज़ माई नेम, बट साकिब इज़ ऑल्सो द वेरिएबल विद डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि साकिब वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो ये मैंने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैं और वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, लाइक इंट वर्ल्ड। अब मैं इसमें स्पेसेस नहीं दे सकता, ऑफ एजुकेशन, तो मैंने अपने चैनल के नेम को यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम बना दिया। इसी तरह XYZ हम कासिम दे सकते हैं। इसी तरह अब वैसे जो अमूमन चलते हैं डेट इज कॉल्ड ए, बट विद स्पेस ए। ये देखें, ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, इंट ए। अब ये बताता है कि ए इज अ वेरिएबल नेम विद डेटा टाइप इंटीजर। ये याद रखिएगा, ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट में बहुत काम आएगा इंशाल्लाह,
क्योंकि पेपर में आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में, जो हम आगे जाके समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर। बट एट दैट टाइम हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है लाइक दिस। अब पॉइंटर वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर करोगे? पॉइंटर वेरिएबल को आप इस तरह डिक्लेयर करोगे, इंटीजर और सिंपल ए। लेकिन फर्क इसमें कहाँ पे आएगा? आप ए के पीछे एक स्टार लगा देंगे। जहां पे ये स्टार लगा होगा ना, वहां पे आपने समझ जाना है कि वो आपका पॉइंटर वेरिएबल है। और अगर ये स्टार आपका नहीं है तो ये आपका फिर सिंपल वेरिएबल है। ये आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन द पॉइंटर्स वेरिएबल्स एंड द सिंपल वेरिएबल। बेसिकली आपके पॉइंटर वेरिएबल को आपकी पूरी किताब में एक स्टैंडर्ड पीटीआर से शो किया गया है। ये पीटीआर आपको क्या बताता है जी? ये पीटीआर आपको पॉइंटर बताता है कि ये जो है ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है, सिंपल। लेकिन आगे जाके इन्होंने कंफ्यूजन के लिए ये पॉइंटर को चेंज भी किया हुआ है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जहां पे स्टार आ जाएगा वो आपका पॉइंटर वेरिएबल जो है वो बन जाएगा। इसकी जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो इंटीजर ही होती है, क्योंकि इसने मेमोरी का एड्रेस स्टोर करना होता है, और मेमोरी का जितना भी एड्रेस है आपका वो इंटीजर फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे देखें, वो आपसे पूछ रहा है कि पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम पीटीआर है, फ्लोट टाइप के साथ पड़ा हुआ है, तो उसका जो एड्रेस है वो कौन सी वेरिएबल टाइप में स्टोर होगा? आंसर इज इंटीजर वेरिएबल टाइप के अंदर जो है वो स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेमोरी का एड्रेस, यानी जो आपके वेरिएबल का एड्रेस है, उसके अंदर हमने ओके लेट मी रिव्यू। अब यहाँ पे देखें, वो ये भी कह सकता है इसके अंदर कि अगर आपकी पॉइंटर वेरिएबल का नाम जो है वो फ्लोट के साथ पड़ा हुआ है, तो टाइप ऑफ वेरिएबल द पीटीआई विल स्टोर इन इट। पॉइंटर उसके अंदर कौन सा स्टोर होगा? अच्छा, इसका आंसर जो है ना वो फ्लोट भी हो सकता है, क्योंकि बल्कि फ्लोट हो नहीं सकता, इसका आंसर फ्लोट ही होगा। क्योंकि देखिए, वो ये कह रहा है कि देयर इज अ पॉइंटर वेरिएबल नेम्ड पीटीआर विद टाइप ऑफ फ्लोट। अगर वो फ्लोट है, यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास फ्लोट आएगा तो ये इंटीजर नहीं है, यहाँ पे फ्लोट ही आपने लगाना है। ये इंटीजर नहीं होगा, ये आपका फ्लोट होगा। चूंकि आपके पास अगर यहाँ पे डेटा टाइप पड़ी हुई है विद इंटीजर, तो ये इंटीजर होगा। अगर वो आपको कह रहा है कि फ्लोट होगा, ये देखिए उसने खुद ही बता दिया कि फ्लोट के साथ पड़ा हुआ है, तो आपकी डेटा टाइप भी पॉइंटर की फ्लोट ही होगी। हम इसको फ्लोट ही मानेंगे, इसको इंटीजर हम नहीं कहेंगे, ठीक है? इसको आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे आपकी डेटा टाइप इंटीजर होगी देन आप इंट कहेंगे, अदरवाइज आप इसको फ्लोट ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। करेक्ट सिंटैक्स ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप। अच्छा, हम इसको साथ साथ मजीद अपने उस पर भी रिव्यू करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस या इसके सॉल्व के ऊपर नहीं रहेंगे। करेक्ट सिंटैक्स जो है फंक्शन प्रोटोटाइप का फॉर ओवरलोडिंग न्यू ऑपरेटर। हमने जो है सिंटैक्स बताना है जिसमें हम ओवरलोड करेंगे न्यू ऑपरेटर को। वो कौन कौन सा होगा? हम पहला ऑप्शन देखते हैं, वॉइड स्टैटिक न्यू ऑपरेटर। देखो, ये आपका जो न्यू ऑपरेटर है ना, न्यू इज अ कीवर्ड जिसकी मदद से हम मेमोरी को गेट करते हैं, मेमोरी को लेते हैं। तो कभी भी आपका ये जो है ना उसके साथ स्टैटिक के साथ यानी न्यू के साथ नहीं आ सकता। सो दिस इज नॉट अ राइट वन ऑप्शन, क्योंकि न्यू इज अ कीवर्ड जिसके अंदर आप उसको ओवरलोड कर रहे हैं, बट उसको आप पॉइंटर के तौर पे कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये आपका जो न्यू है ना, ये आपका वॉइड फंक्शन बनाया हुआ है इसने। सो दिस इज नॉट अ राइट वन ऑप्शन। वॉइड स्टैटिक न्यू, यहाँ पे भी वही मसला आ गया कि ये आपका कभी भी एज अ नेम डिक्लेयर नहीं हो सकता, जो कि ये एक कीवर्ड है, और कीवर्ड को कभी भी आप जो है वो फंक्शन के तौर पे नहीं कर सकते हैं। देन ऑपरेटर, ये गलत है क्योंकि फंक्शन कह रहा है, और जहाँ पे आपका वर्ड वॉइड आएगा ना वही आपका फंक्शन होगा, ठीक है? अब पहले दो में वॉइड था, लेकिन उसने स्टैटिक न्यू लगा दिया। न्यू इज अ कीवर्ड, और कीवर्ड को कभी भी आप एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन देखें, वॉइड स्टैटिक ऑपरेटर न्यू साइज। ये आपका ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब है कोई भी साइन हो सकता है, या ऑपरेटर को ही आप लिख सकते हैं। सो दिस वन इज अ राइट वन। ऑपरेटर आपका कोई कीवर्ड नहीं है। इसको चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, आप यहाँ पे ऑपरेटर लिखें, OPERATOR, ये देखें, ठीक है? तो यहाँ पे ऑपरेटर लिखने के बाद सिंपल कंट्रोल क्लिक करें, तो अगर ये कीवर्ड होगा तो ये आपको कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी रिटर्न करेगा, बट एट दैट टाइम मेरे पास कोई फंक्शनैलिटी नहीं आ रही, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कीवर्ड। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो व्हेन द कंपाइलर ओवरलोड द असाइनमेंट ऑपरेटर, याद रहे कि इक्वल का जो साइन होता है दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये जो डबल इक्वल का साइन होता है दिस इज द इक्वालिटी ऑपरेटर। अगर कंपाइलर ओवरलोड करेगा आपके असाइनमेंट ऑपरेटर को बाय डिफॉल्ट, तो क्या होगा जी? कंपाइलर डज नॉट अलाउ डिफॉल्ट ओवरलोड ऑपरेटर, नंबर ऑफ
class are not assigned properly, compiler does assignment of some selected numbers, या compiler does member wise assignment. Okay, let me review. अब वो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर हमारा कंपाइलर ओवरलोड करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर को बाय डिफॉल्ट, तो कंपाइलर कौन सी चीज को अलाउ कर रहा होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दिस वन, कंपाइलर डज मेंबर वाइज आर्गुमेंट्स. ठीक है, व्हेन द कंपाइलर ओवरलोड द असाइनमेंट ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट, देन कंपाइलर डज मेंबर वाइज असाइनमेंट. तो कंपाइलर मेंबर वाइज जो है वो असाइनमेंट करेगा, नोट अ आर्गुमेंट. शायद मैं गलती से आर्गुमेंट कह गया. कंपाइलर डज मेंबर वाइज असाइनमेंट, सो दिस इज लास्ट वन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं. अच्छा जी, कंसिडर द फॉलोइंग कोड. नीचे आपको कोड दिया गया है, इस कोड के मुताबिक हमने देख के बताना है कि क्या चीज़ हो रही है. हमने एक क्लास बनाई m के नाम की, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया. फ्रेंड फंक्शन क्या काम करता है? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. फ्रेंड फंक्शन जो होता है ना, ये आपकी प्राइवेट डेटा को एक्सेस करवाता है. फ्रेंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपनी प्राइवेट क्लास का डेटा कुछ हद तक एक्सेस कर सकते हैं. अगर हम फ्रेंड फंक्शन की मदद से ये काम कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी प्राइवेट क्लास का कुछ डेटा एक्सेस कर रहे हैं. ये किसकी वजह से पॉसिबल है जी? फ्रेंड फंक्शन की वजह से. तो यहाँ पे उसने फ्रेंड फंक्शन लगाया, इंट ऑपरेटर फैक्टोरियल. ये जो फैक्टोरियल है इसका मतलब है नॉट इक्वल टू. तो अगर नॉट इक्वल टू है इसके, यानी कांस्टेंट m एंड के, एंड का हम कहते हैं एम्परसेंड साइन को, आगे आपकी मुख्तलिफ लाइन्स चल रही हैं. तो इसके अंदर क्या काम हो रहा है? इसके अंदर हम फ्रेंड फंक्शन के साथ छेड़ रहे हैं, यानी हम फ्रेंड फंक्शन के साथ खेल रहे हैं. तो फ्रेंड फंक्शन इज द राइट वन, क्योंकि इस पूरे कोड के सेगमेंट के अंदर हमें फ्रेंड फंक्शन ही बेसिक नजर आ रहा है. मेंबर फंक्शन नहीं है, नॉन मेंबर फंक्शन नहीं है, बाइनरी ऑपरेटर भी नहीं है. बाइनरी ऑपरेटर्स बेसिकली प्लस को हम कहते हैं, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई को. तो हम इसके साथ कोई ऑपरेटर के साथ अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे, ना हम काम कर रहे हैं. तो फ्रेंड फंक्शन इज द राइट वन ऑप्शन. तो यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो फ्रेंड फंक्शन के साथ कर रहे हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. लूप इज ऑल्सो कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर. लूप जो है वो क्या कहलाता है? तो लूप बेसिकली आपका रेपिटिशन, रिपीट करना. लूप के अंदर हम क्या करते हैं जी? अपने काम को रिपीट करते हैं. कैसे? हमारे पास 3 बेसिक लूप्स हैं. कौन कौन सी? व्हाइल लूप, देन डू व्हाइल लूप, और तीसरी सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर लूप. ये तीनों के नाम याद रखिएगा, प्रैक्टिकल में आता होता है CS201P के बच्चों के लिए. लूप इज ऑल्सो कॉल्ड. लूप क्या करती है? रिपीट करती है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती रहती है. तो लूप इज अ रेपिटिशियस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो रेपिटिशन इज अ राइट वन. डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट्स होती है ना, वो इफ एल्स की होती है, लूप्स की नहीं होती. सिक्वेंशनल सर्किट्स नहीं होता, हायरार्किकल सर्किट भी नहीं होता. तो यहाँ पे रेपिटिशन इसका राइट ऑप्शन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन अ मल्टी डायमेंशनल अरे इज एक्सेस, ईच अरे इंडेक्स इज. अच्छा जी, सबसे पहले हम समझते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है. 2 डायमेंशन अरे इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी डायमेंशन अरे. इसको आपने याद रखना है. जो 2 डायमेंशन अरे होती है ना, अब 2 डायमेंशन अरे से मतलब होता है कि हमारा डेटा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है. रो हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन को, और कॉलम हम कहते हैं वर्टिकल लाइन को. यानी अगर आपका टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, उसे हम कहते हैं जी 2 डायमेंशनल अरे. और 2 डायमेंशनल अरे का दूसरा नाम मल्टी डायमेंशनल अरे है. वो ये कहता है कि अगर मुझे मल्टी डायमेंशनल अरे के साथ काम करना है तो हर इंडेक्स को मैं क्या करूंगा? सेपरेट बाय कोमास ये करूंगा, सराउंडेड बाय ब्रैकेट्स एंड सेपरेट बाय कोमास ये करूंगा, सेपरेट बाय कोमास एंड सराउंडेड बाय ब्रैकेट्स या सराउंडेड बाय ब्रैकेट्स. अच्छा, इसमें सिंपल सा काम है, समझाने वाला कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 डायमेंशन अरे को समझाना था. इसमें आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को इंसर्ट करेंगे लाइक दिस. ये इसका सिंटैक्स है. ठीक है, ये देखें. उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसको कोमा से सेपरेट करेंगे. ये इसका बेसिक सिंटैक्स है. और सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखते हैं. फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे भी 3 लिखा. इस 3 का मतलब है जी नंबर ऑफ रोज, और इस 3 का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम. ये आपके पेपर में आएगा. इस तरह की चीजें पेपर में आती होती हैं. मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर आप पहले ब्रैकेट्स इंसर्ट करेंगे, ये इसने ठीक लगाया हुआ है. देन आप कॉमास के जरिए उसको सेपरेट करेंगे. ये इसका बेसिक सिंटैक्स है. पहले आपका रो, यानी आपकी रो आएगी, देन आपका कॉलम आ जाएगा. सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
विच ऑफ द गिवन ऑपरेटर इज नॉट अ वैलिड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी कुछ वैल्यू है और जिसको आप ओवरलोड कर सकते हैं। मैं आपको हैंडआउट्स में जाके दिखाता हूँ, चूंकि ये बहुत सारे हैं पेपर में, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन मस्ट आते होते हैं। हम चूंकि इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते पूरे एक लाइव पेपर के ऊपर, वी वांट कि हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करें। सो लेट्स गो टू द हैंडआउट्स। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके कंपाउंड असाइनमेंट हैं। ये मल्टीपल टाइम्स पे हमने यूज़ की हूँ मैं। ये आपका 23, 24 लेक्चर में भी हमने इसका जिक्र पढ़ा हुआ है। 22 लेक्चर आपका अमूमन ये है जहाँ पे हमने इसको दोबारा रिपीट किया था, क्योंकि वो 1 से लेकर 21 तक आपकी रिवीजन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड असाइनमेंट ये आपका 22 एक्चुअल लेक्चर है जहाँ से पेपर में पूछा जाता है। अब चूंकि आपका सिलेबस 19 से लेकर 45 तक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि 22 को अच्छे तरीके से स्टडी करें। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई बाय इक्वल, डिवीजन इक्वल एंड परसेंटेज इक्वल। ये जो परसेंटेज है ना, इसको हम कहते हैं जी मोड का साइन। और मोड कैसे लेते हैं वो हम आगे जाकर भी डिस्कस करते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर आप वापस अपनी उस स्क्रीन पे जाएं तो देखें, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन ऑपरेटर इज नॉट अ वैलिड कंपाउंड ऑपरेटर। तो वैलिड कंपाउंड ऑपरेटर देखें, मल्टीप्लाई इक्वल तो होता है, ये वैलिड है। आपने बताना है इज नॉट अ वैलिड। ग्रेटर देन, इक्वल टू ग्रेटर देन, हाँ यही हो सकता है। और एम्परसेंड इक्वल टू, ये भी आपका जो है वो एंड के साथ यानी रेफरेंस के साथ आ गया, तो ये भी आपका कंपाउंड ऑपरेटर होगा एग्जैक्टली। बट दिस इज अ राइट वन, ये आपका कंपाउंड ऑपरेटर नहीं होगा। अब ये कंपाउंड ऑपरेटर हम सोल्व कैसे करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके पेपर में लाजमन तौर पे आते होते हैं। तो हम ज़रा इसको देखते हैं, साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें जनाब, x इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये जिनका प्रैक्टिकल का पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेटिकल के लिए आपका ना ये 22 लेक्चर है और वहाँ से समटाइम्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है यहाँ से। तो मेक श्योर जी इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। x अगर बराबर है x प्लस 4 के, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे कंपाउंड ऑपरेटर में? जो 2 दफ़ा x आ रहा है उसको आप कॉमन ले लो, यानी एक दफ़ा लिखो x, देन आपका ऑपरेटर आएगा विच इज़ कॉल्ड द प्लस, देन इक्वल, और आपका कांस्टेंट साइन विच इज़ कॉल्ड द 4। ये देखिए, ये आपने इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। और अगर मुझे इसको तोड़ना है तो आप इस x को 2 दफ़ा लिखेंगे, x इक्वल्स टू x प्लस 4। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये समटाइम वो सिर्फ 2 या 3 देता है और वो आपको 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे देता है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आपने याद रखना है कि विच ऑफ द गिवन ऑपरेटर इज नॉट अ वैलिड कंपाउंड। हमने चले कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ लिए, बट कंपाउंड जो ऑपरेटर्स होते हैं ना वो ये वाले होते हैं। और चूंकि असाइनमेंट है तो असाइनमेंट लाइक दिस वन, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये वाला आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा क्योंकि ये वैलिड नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू असाइन अ वैल्यू। अगर आपने वैल्यू को असाइन करना है विद द करेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल्स, तो हम क्या काम करेंगे जी, हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर हम अराउंड करेंगे वैल्यू, यानी सिंगल कोट्स हम उसको अराउंड करेंगे, नोट अ डबल कोट्स। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, वन इज अ डबल कोट, वन इज अ सिंगल कोट, जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपने स्ट्रिंग में कोई नाम पास करवाना होता है ना, तो हम उसको सिंगल कोट के अंदर यानी सिंगल कोट्स के अंदर ही अपनी वैल्यू को पास ऑन करवाते हैं। सो सिंगल कोट डबल इज कोट्स में भी राइट वन। अच्छा, सी आउट होगा डबल कोट्स में हम सी आउट की वैल्यू पास करवाते हैं और सिंगल कोट में हम जो सिंबल हमारा होता है वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसकी वैल्यू पास ऑन करवाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो यूज वेरिएबल ऑफ टाइप डैश टू स्टोर एनी करेक्टर वैल्यू। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और बड़ा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहते हैं जी वो यूज वेरिएबल टाइप, हम कौन सी वेरिएबल की टाइप इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर आप अपनी करेक्टर टाइप वैल्यू को स्टोर करें। अब ये आप याद रखना कि करेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे देखें मेरा नाम साकिब है, अब साकिब का ये जो एस है, दिस इज द फर्स्ट करेक्टर ऑफ माई नेम, ए इज अ सेकेंड करेक्टर ऑफ माई नेम, Q is a third character of my name, I is a fourth character of my name, B is a fifth character of my name। तो यहाँ पे ये जो आपको SAQIB नज़र आ रहे हैं, दिस इज द करेक्टर्स। तो इसको हम कहते हैं 4 डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा करेक्टर डेटा टाइप। इंटीजर वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर आप सिंपल नंबर्स को स्टोर करवाते हैं, लाइक 10, लाइक 99, लाइक 1000। डबल डेटा टाइप आपकी वो होती है जिसके अंदर आपके जो लॉन्ग फ्लोट वैल्यूज है ना
वो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, यानी 39.123। और फ्लोट डेटा टाइप वो होती है जो कि शॉर्ट वैल्यू होती है, लाइक 4.9। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल एंड फ्लोट। तो ये आपके पास सारी डेटा टाइप्स हैं जिनकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स विल बी अज्यूम्ड इफ नो डेटा टाइप इज स्पेसिफाइड विद कांस्टेंट। आप अगर आपकी डेटा टाइप कोई भी स्पेसिफाई नहीं की हुई तो आपकी जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होती है ना कांस्टेंट के साथ, वो इंटीजर मानी जाती है, INT इंट, राइट। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इंटीजर होगा जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप हमारी स्पेसिफाई होती है। सो इंटीजर इज अ राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तकरीबन आपका मेरा ख्याल है कोई 27-28 लेक्चर से पूछा गया है। विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू यूज लाइक मेलोक एंड केलोक फंक्शंस। अच्छा, आप लोगों को पहले ये बात समझ आनी चाहिए कि मेलोक फंक्शन क्या काम करते हैं और केलोक फंक्शन क्या काम करते हैं। दोनों को आपने अच्छी तरीके से ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेक्चर्स। तो देखें जनाब, हमारे पास ना मेमोरी को, जैसे अभी पहला क्वेश्चन हमारा हीप से रेलिवेंट था, ये उसी से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे मेमोरी को लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू एक कीवर्ड है वो लिखना पड़ेगा, बट किसके अंदर लिखना पड़ेगा, C++ के अंदर लिखना पड़ेगा। और अगर मेमोरी को फ्री करना है तो मैं डिलीट का कीवर्ड लिखूंगा। अच्छा देखें, यहाँ पे न्यू का जो n है ना वो छोटा आएगा, दिस इज केस सेंसिटिव, ये आपने याद रखना है। डिलीट भी लिखूंगा लेकिन किसके अंदर जनाब, C++ के अंदर। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ना हमारे पास ये काम नहीं करता। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो हैं मेलोक फंक्शन या केलोक फंक्शन, इसकी मदद से मेमोरी को गेट करते हैं। जैसे आप देखें मेलोक, इसको अगर आप तोड़ लें तो इसका क्या मतलब है, ये क्या मकसद है, M फॉर मेमोरी, और ALLOC इसका मतलब है एलोकेट करना। यानी आप अपनी मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं, बट किस लैंग्वेज के अंदर, इन सी लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह आपके पास केलोक है, ठीक है। तो मेलोक का मतलब है मेमोरी को लेना, तरीकेकार चेंज है सी लैंग्वेज के अंदर, बट C++ इज अ अप वर्जन। इसका मतलब, इसका मकसद है कि हम मेमोरी को गेट करेंगे बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर, यानी बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। किसके अंदर जी, C++ के अंदर। सो ये आपके प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके थ्योरेटिकल के पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेलोक और केलोक क्या काम करते हैं, कि ये काम करते हैं कि मेमोरी को गेट करते हैं। इसी तरह से हम मेमोरी को डिलीट करने के लिए C++ के अंदर, यानी वापस करने के लिए डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर हम फ्री का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसको C++ के अंदर हम इसको हीप कहते हैं और सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको फ्री स्टोर कहते हैं। दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है। काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप C++ के अंदर इसको हीप कहते हैं, यानी मेमोरी का कहीं ढेर लगा हुआ है, और सी लैंग्वेज के अंदर आप इसको फ्री स्टोर कहते हैं। मेमोरी को गेट करने के लिए, मेमोरी को लेने के लिए आप न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे आप मेलोक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने मेमोरी को दोबारा लेना है तो उसके लिए आप री अलोक का फंक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी री एलोकेट करना अपनी मेमोरी को। और अगर मेमोरी को डिलीट करना है, वापस करना है, तो उसके लिए हम डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम फ्री का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और सी लैंग्वेज के अंदर हम इसके लिए एक हेडर फाइल ऐड करते हैं, जो कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सी हेडर फाइल ऐड होती है, तो वो आपके पास होती है जनाब stdlib, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। मेमरी डॉट एच कोई हेडर फाइल नहीं होती। आयो स्ट्रीम आपकी सी आउट और सी इन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कोनियो डॉट एच भी आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है, ठीक है। तो हेडर फाइल जो हमने मेमोरी के लिए इस्तेमाल करनी तो वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच इस्तेमाल होती है सिर्फ सी लैंग्वेज में। C++ में हमें ये हेडर फाइल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके आगे जनाब ये आपका मोड है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम परसेंटेज, हम मोड को कहते हैं। ये भी आपका 22 लेक्चर ही है, यहाँ से आया हुआ है। अगर x की वैल्यू 7 है तो आपने x परसेंटेज इक्वल टू 2 इसको एवेल्यूएट करना है, इसकी क्या वैल्यू होगी। अच्छा, इसने सॉल्व नहीं किया, हम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिए x की वैल्यू 7 है तो आप 7 लेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू x परसेंटेज 2, ये इसका मतलब है। देखिए हमने इसको तोड़ना है। हम इसे कैसे तोड़ेंगे, हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे जैसे मैंने भी आपको पीछे कंपाउंड
जो स्टेटमेंट्स या कंपाउंड ऑपरेटर समझाए थे ये वही है। जो आपका एक्स आ रहा है उसको आप लिखेंगे, देन इक्वालिटी का साइन लिखेंगे, देन एक्स परसेंटेज टू। इस परसेंटेज का मतलब होता है जनाब मोड। मोड हम किसको कहते हैं? मोड हम कहते हैं डिवीजन करना। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होगा, 7 सॉरी इसका मतलब होगा x इक्वल टू 7 मोड 2। ये इसका बेसिक सा मतलब है। अब देखो आपने क्या करना है, आपने 7 को अंदर रखना है और 2 को बाहर रखना है। 2 3s आर 6, 7 में से 6 के तो आंसर आ गया आपका 1। जो आपका रिमाइंडर होता है ना वो आपके मोड का आंसर होता है, ठीक है। तो आपके मोड का आंसर क्या आ गया, 1। जो आपका रिमाइंडर है 1 इज योर रिमाइंडर एंड 3 इज योर क्वोशिएंट। तो 1 इसका राइट ऑप्शन बनेगा। तो इसका मतलब है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। अगर अब वैल्यू चेंज हो सकती है, ये इसलिए सारा का सारा आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू होगी आपने सिंपल इस तरह से अपना मोड लेना है। और मोड का साइन कौन सा होता है जी, परसेंटेज का, ठीक है। तो मोड का साइन आपका होगा परसेंटेज। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द पेपर्स परस्पेक्टिव। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट x प्लस इक्वल्स टू वाई क्या कह रहा है जी। ये सिंपल जो अभी मैंने आपको बताया उसको आपको यहाँ पे ज़रा जुबानी कलामी बता रहा है। हम सारे ऑप्शंस वन बाय वन देखेंगे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एडिंग द वैल्यू ऑफ x टू द वैल्यू ऑफ y एंड स्टोरिंग द रिजल्ट इन x। क्या मतलब है इसका? कहता है मैंने ऐड करनी वैल्यू में x प्लस वाई। ये देखें ये कह रहा है कि मैंने क्या करना है, x में y की वैल्यू को ऐड करना है। इसका मतलब ये है एंड, और इसको स्टोर करना है किसके अंदर, x के अंदर। यानी कि मैंने x के अंदर स्टोर कर दिया। तो क्या ये आपका आंसर सही बन गया? एक आपको ये बता रहा है पहले ऑप्शन के अंदर। दूसरे में कह रहा है एडिंग द वैल्यू ऑफ y, मुझे y की वैल्यू को ऐड करना है, प्लस करना है x के साथ और इसको स्टोर करना है y में। यानी इसकी स्टेटमेंट ये वाली बन गई। फिर देखें तीसरे में कहता है एडिंग द वैल्यू ऑफ x को x में ऐड कर दो और इसको स्टोर करना है किसमें, x में। तो इसका मतलब ये इस तरह की स्टेटमेंट बनेगी। आगे देखो एडिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस वैल्यू ऑफ y में ही ऐड करना है और उसको स्टोर करना है x में। तो अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा बनेगा। सो सिंपल आंसर, जैसे मैंने अभी आपको पीछे रिपीट किया था। ये देखें आंसर ये वाला x है ना, इस x को आपने ब्रेक डाउन किया हुआ था, यानी आपने कंपोजिट किया हुआ था। इसको ब्रेक डाउन करो, ये वाला आपका राइट आंसर बनेगा। एडिंग द वैल्यू ऑफ x को मुझे किस में ऐड करना है, y में, और इसको स्टोर भी किस में करना है जी, x में करना है। बाकी देखें जो इसने स्टेटमेंट्स लिखी हैं मैंने आपको वो स्टेटमेंट्स बना भी दी हैं, तो बाकी सब आपकी गलत स्टेटमेंट्स हैं। सो दिस इज द राइट वन आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक। अगर आपका वेरिएबल ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होगा बिकम्स अ लोकल वेरिएबल, वो लोकल वेरिएबल होगा। एंड इफ यू डिक्लेयर आउटसाइड द ब्लॉक देन दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। दोनों में फर्क है। स्टैटिक कोई वेरिएबल नहीं होता और इनर भी कोई वेरिएबल नहीं होता। स्टैटिक इज अ कीवर्ड जो कि आपका एक फंक्शन होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होता है जो कि आपके पूरे प्रोग्राम्स के अंदर, यानी हर प्रोग्राम में यूज हो जाता है। एंड लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल जो कि सिर्फ आपके फंक्शनैलिटी यानी आपके फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया होता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक बिकम्स अ लोकल वेरिएबल फॉर दैट ब्लॉक। तो लोकल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर इटसेल्फ फ्रेंड ऑफ द क्लास दिस में वायोलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हम कहते हैं डेटा हाइडिंग को, जो मैंने आपको शुरू की वीडियो में यानी शुरू के लेक्चर्स में बताए थे क्वेश्चन में कि इनकैप्सुलेशन फ्रेंड फंक्शन क्या काम करता है, आपकी प्राइवेट क्लास का डेटा कुछ हद तक एक्सेस कर लेता है। तो अगर मेरा प्राइवेट डेटा एक्सेस हो रहा है इसका मतलब है जी मेरा डेटा तो सेफ ही नहीं है, मेरा डेटा हाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो गया। तो कुछ हद तक हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन, बट दिस इज अगेंस्ट द इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन का दूसरा नाम है डेटा हाइडिंग, डेटा को छुपाना, डेटा को सेफ रखना, ठीक है। तो ये आपका ये वाला ही राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स इन द डेफिनेशन ऑफ द क्लास। अगर आप डेटा मेंबर्स को डेफिनेशन के अंदर, क्लास की डेफिनेशन के अंदर ही डिफाइन करते हैं तो वो क्या करेगा, आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है वो एरर्स जो कि आपके उसमें लिखने में मिस्टेक्स आपने की होती हैं। ये देखें फ़र्ज़ करें मैंने कोई चीज़ सी आउट करवाई, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम सी आउट क्या करवाते हैं जी, सी आउट हम करवाते हैं फॉर एग्जांपल जी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये एक सिंटैक्स बना देगा आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन।
दिस इज द सिंटैक्स। कैसे सिंटैक्स है, मोस्टली यहाँ पे या तो हम सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, लेकिन सी आउट की जो भी चीज़ आपने लगानी होती है ना वो आप डबल कोट्स में लगाते हो, यानी डबल कोट्स में आप लगा रहे होते हैं। तो अगर डबल कोट्स में होगा तो ये आपका राइट सिंटैक्स है, और अगर मैंने इसको लिखा ही गलत है तो ये मेरा गलत सिंटैक्स होगा। सो दिस इज द सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर का मतलब है मेरा प्रोग्राम चल रहा है बट मेरी लॉजिक गलत है। नॉट एन एरर नहीं होता। कंपाइल टाइम एरर का मतलब होता है वही जो आपका सिंटैक्स एरर होता है। एक और एरर होता है विच इज कॉल्ड द रन टाइम एरर, जो कि रन टाइम पे आपको बताता है कि ये आपने चीज़ गलत लिखी हुई है। सो दिस इज द सिंटैक्स टाइप एरर। उसके आगे द फंक्शन विद fill and precisions can be defined in the IO manipulation dot file। जो फंक्शन आपके fill और फिल टाइप जो फंक्शन होते हैं विर्थ के साथ, यानी फंक्शन विर्थ है, फिल है, या आपका जो प्रीसीजन है, वो सारे के सारे फंक्शंस आपके आईओ मैनिपुलेशन डॉट एच की हेडर फाइल के अंदर ऐड होते हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन है, विच इज़ ऑल्सो द सी लैंग्वेज जो आपका आपने जाके आगे जाके कंपेयर किया हुआ है सी को सी प्लस प्लस के साथ। मोस्टली 30 से आगे कोई लेक्चर है उसके साथ यहाँ वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके आगे देखें जनाब, आपके पास विर्थ इज अ मेंबर फंक्शन। विर्थ आपका मेंबर फंक्शन है किसका, सी आउट का और सी इन का। दिस इज द इंपॉर्टेंट कि सी आउट का मतलब होता है आउटपुट और सी इन का मतलब होता है जनाब इनपुट। तो ये आपके बोथ डेटा टाइप बोथ फंक्शन यानी सी आउट और सी इन दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। ये भी आपका कोई 30 से 34 के दरमियान का कॉन्सेप्ट है जहाँ से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन फॉर दिस वन इज कॉल्ड। अच्छा यहाँ पे ना दो नाम इसके हैं, एक है स्ट्रीम इंसर्शन, एक है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन दोनों नाम आपने याद रखने हैं, ये पेपर में आते होते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है आपका स्ट्रीम इंसर्शन के साथ, वो क्या होता है, मस्ट बी पास बाय रेफरेंस। दो तरह से हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि आप कोई रेफरेंस के जरिए पास कर रहे हैं, और वो हमेशा आपका m% के जरिए, जो भी रेफरेंस होगा ना उसको आप हमेशा m% के जरिए पास कर रहे होंगे। सो पास बाय रेफरेंस इज अ राइट वन आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ट्रू अबाउट द स्टैटिक डेटा मेंबर्स। स्टैटिक डेटा मेंबर्स आपके पब्लिक और प्राइवेट हो सकते हैं। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2024 के दिसंबर के क्विजेज में और 2025 के अंदर, जो कि हम LMS वगैरह में देख चुके हैं या देखते नहीं हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। स्टैटिक डेटा मेंबर्स के ट्रू आपने बताना है क्या चीज़ें हैं। तो डेटा मेंबर्स जो हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कॉल टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस। दो तरह के फंक्शंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट वन यूजर डिफाइंड एंड सेकंड वन जो फंक्शंस होते हैं वो यूजर डिफाइंड इज अ फंक्शन एंड सेकंड वन इज अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन को सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस वो डिफाइन होते हैं जो कि सिस्टम ने यानी कंपाइलर ने डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो डिफाइन होते हैं जो कि प्रोग्रामर अपने लिए खुद डिफाइन कर लेता है। यहाँ पे वो कहता है कि जब भी आप कॉल कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को, तो आपका जो वेरिएबल है वो डिफाइन होगा इनसाइड द फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। ये सिंपल एक लाइन इसने उठा के दी हुई हैंडआउट से, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट MCQ जो कि रिपीटेड है। उसके आगे द पॉइंटर रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर। देखो न्यू ऑपरेटर के कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 34-35 लेक्चर है मेनली इसका, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन उठा के दे रहा है कि जो पॉइंटर है अगर आप न्यू ऑपरेटर की वजह से पॉइंट करेंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट मेमोरी को एलोकेट करेगा। क्योंकि देखो एलोकेशन यानी मेमोरी, न्यू का काम क्या है, मेमोरी को एलोकेट करना। तो न्यू की मदद से हमारा जो पहला एलिमेंट एड्रेस है वो आ जाएगा। ये भी याद रखना है आपने कि अरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जो आपकी अरे होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस इज अ राइट वन ऑप्शन। उसके आगे अब दोबारा से इसने आपको वही बना के दिया है कि ओवरलोड प्लस के अंदर, ओवरलोड का मतलब होता है ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना। इसमें मेनली कॉन्सेप्ट आपका कम्प्लेक्स जो है ना वो है कम्प्लेक्स नंबर्स का। कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो कि दो नंबर से मिलके बनते हैं, विच इज कॉल्ड इमेजिनरी एंड रियल। ठीक है, जैसे 2 आयोटा, तो 2 आयोटा यानी 2 आपका नंबर है रियल नंबर और आयोटा आपका इमेजिनरी नंबर है। ओवरलोड प्लस ऑपरेटर के अंदर वो ये कहता है कि जो आपके मेंबर फंक्शंस हैं उस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। देखिए ऑब्जेक्ट 3 इनिशियलाइज हुआ, यानी असाइनमेंट हमने इसको असाइन किया
प्लस के साथ कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ये दोनों प्लस हो रहे हैं और एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट 3। अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑब्जेक्ट 1 विल बी पास एज एन आर्गुमेंट्स। देखिए ये आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके पैरामीटर्स होते हैं और वो आप हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट 1 विल ड्राइव द प्लस, ऑब्जेक्ट 1 क्या करेगा, ड्राइव करेगा प्लस ऑपरेटर, जबकि ऑब्जेक्ट 2 विल पास एन आर्गुमेंट, ऑब्जेक्ट 2 भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा होगा। both object 1 and object 2 will pass an arguments to the plus operator, this one is a right option। क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट 1 की फर्ज करें, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू है जनाब फॉर एग्जांपल 4 और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 7, तो 4 प्लस 7 जो भी वैल्यू आपकी आएगी लाइक 4 7 ये आपका बन जाएगा 11। ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और इसको आपने कह दिया OBJ3। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों एज अ आर्गुमेंट्स पास होंगे किस ऑपरेटर को, दरमियान में साइन आपका प्लस का है, प्लस को। सो दिस इज द राइट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट 2 जेनेरिक डेटा टाइप्स। टेम्पलेट सॉरी 1 जेनेरिक डेटा टाइप, आई एम सॉरी, फंक्शन टेम्पलेट जो है इसने भी 1 ही लगाया हुआ है। हाँ, फंक्शन टेम्पलेट जो है उसकी एक जेनेरिक डेटा टाइप होनी चाहिए। जेनेरिक डेटा टाइप का क्या मतलब है? जेनेरिक का वर्ड जहां पे आएगा ना वहां पे आपने समझ जाना है कि हम रीयूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन या टेम्पलेट फंक्शन जो होते हैं ये वो फंक्शंस होते हैं जिसको आप बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक जेनेरिक डेटा टाइप लाजमी होनी चाहिए। ये सिंपल एक उसने एमसीक्यूज की लाइन हैंडआउट से लाइन उठा के दी है, इसमें ऐसा समझाने वाला कोई बात नहीं है, जरा रट्टा लगाने वाला काम है कि 1 होनी चाहिए बस। उसके आगे देखें, विद टेम्पलेट फंक्शन द कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डैश एंड डैश। अच्छा, इसमें ना आपको ये लाइनें ही हैं, यानी जो हैंडआउट से उठा के दे रहा है, इसमें ऐसा कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है कि जो टेम्पलेट फंक्शन है कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा आपका पास डेटा एंड जनरेट अ न्यू कॉपी ऑफ फंक्शन यूजिंग पास डेटा। अगर बाकी ऑप्शन देख लें तो कंपाइलर फंक्शन द कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द पैरामीटर्स, नहीं पैरामीटर्स नहीं है, ये गलत हो गया क्योंकि उसने आखिर में पास डेटा कहा हुआ है, तो दिस इज द राइट वन ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन इसने ठीक लगाया हुआ है, बाकी 2 ऑप्शन भी आपके नहीं होंगे। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। देखो नंबर, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको शुरू वाले में बताई थी, जो मैंने आपको सिंटैक्स लिख के बताया था। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि ये आपने ब्रैकेट्स को इंसर्ट किया। पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, देन आप नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। पेपर में ये आपके आएगा, जो प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फर्ज करें मैंने लिखा 3/4, ये कॉमा सेपरेट कर रहा है कि पहले बता रहा है ये रोज हैं, देन आपको ये बता रहा है कि ये कॉलम्स हैं। तो 3 इज अ नंबर ऑफ रोज एंड 4 इज अ नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे आपका इंटीजर यानी कि ये कौन सी है, ये इंट डेटा टाइप है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम 3.0 लिखें, इस तरह नंबर ऑफ रोज और कॉलम नहीं ली जाती। स्ट्रिंग आपकी डेटा टाइप है जो कि आपकी नेमिंग कन्वेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो अगेन ये आपकी नहीं होगी। फ्लोट में मैंने आपको बताया कभी भी नहीं होगा। और 4 आपकी करेक्टर डेटा टाइप है जिसके साथ हम करेक्टर्स को लिखते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन आपका इंटीजर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आंसी सॉरी आस्की, वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका आएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे उसने आंसी पूछा है, तो ये आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये इसका ये है अमेरिकन। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल नहीं है अमेरिकन, ये भी गलत हो गया, ऑस्ट्रेलियन एशियन नहीं होता। हाँ ये है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका इसने लगाया हुआ है राइट ऑप्शन और यही आपका राइट ऑप्शन है। इसके अलावा आस्की भी है जो मेरा ख्याल है इसके अगला क्वेश्चन है, उसमें फाइल में मैंने कहीं देखा है। आस्की का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है जी। उसके आगे मेंबर फंक्शन लिस्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं आपके वो इनिशियलाइज होते हैं उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आप कर रहे होते हैं, चूंकि वो मेंबर लिस्ट होती है उसके अंदर हमने अपने नंबर्स को, अपने मेंबर्स को इनिशियलाइज करना होता है। सिमिलर जो आप ऑर्डर पास करते हैं उसी ऑर्डर में वो होते हैं, तो इन द ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड विद इन अ क्लास। सो दिस इज द राइट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द इनिशियलाइजर लिस्ट इज यूज टू इनिशियलाइज द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जो इनिशियलाइजर लिस्ट होती है ना वो आपकी कंटेन होती है उस क्लास के ऊपर एट कंपाइल टाइम
रन टाइम, डीबग टाइम या कंस्ट्रक्शन टाइम। ओके, जो इनिशियलाइजर लिस्ट होती है वो आपकी कंपाइल टाइम के ऊपर जो है वो जनरेट होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वो दिस वन, कंपाइल टाइम इज अ राइट ऑप्शन। रन टाइम पे नहीं होता, क्योंकि रन टाइम पे आपकी वो चीज़ इनिशियलाइज नहीं होती, वो रनिंग स्टेटस में होती है। डीबगिंग टाइम का मतलब होता है कि हमने अगर कोई एरर को फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड द डीबग। तो डीबग का कोई टाइम नहीं होता। कंस्ट्रक्शन टाइम भी इज अ गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड द रन टाइम। ठीक है, अच्छा सॉल्व है। नेक्स्ट, when an object of a class is defined inside another class which is called the nested class। ये भी याद रखिएगा। नेस्टेड लूप आप लोगों ने सुना होगा और नेस्टेड क्लास भी सुना होगा। अगर एक क्लास को विद इन अ क्लास आप डिफाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड क्लास। वो ये कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है क्लास का डिफाइन होगा इनसाइड एन अदर क्लास, दूसरी क्लास के अंदर, देन कंस्ट्रक्टर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर ऑफ इनर ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड फर्स्ट। इनर ऑब्जेक्ट के साथ तो हम नहीं करते, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हम वैसे ही नहीं करते, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगाया है इसने कि अगर हम अपनी क्लास को डिफाइन करेंगे इनसाइड एन अदर क्लास, तो आपकी वो जो इनक्लोजिंग क्लास है, यानी कि जो आपकी अंदर वाली क्लास है, सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन आउटसाइड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। उसके आगे अ कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। आगे जाके हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं ऊप। ठीक है, ऊप में ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन क्या है या ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम CS 201 के कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा है। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं उस चीज़ को, हर उस चीज़ को जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपने घर में बैठा हुआ, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ आपको लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ या क्लास दे रहा हूँ, तो इसमें क्या है जी, सोफ़ा पड़े हुए हैं, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से मैं खुद एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट में। एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो वो ये कहता है कंस्ट्रक्टर, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रिएट करना है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये आपकी क्लासेस के कॉन्सेप्ट हैं। अभी के लिए इतना सा समझ लें, कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि आपकी मेमोरी को गेट करना, यानी कि हम न्यू ऑपरेटर की मदद से कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई हमें मेमोरी के 1000 डब्बे चाहिए, लेकिन उन 1000 डब्बों में आगे जाके अपना डेटा स्टोर करवाने के लिए विद द क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैं हूँ, जैसे मुझे इस दुनिया में रहने के लिए घर चाहिए, इसी तरह से खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द नीड ऑफ एवरीबडी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपको मेमोरी में जाके इस तरह की नीड को पूरा करता है फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर हैं। ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट आएगा जो हम ऊप में जाकर अंडरस्टैंड करेंगे। अभी मैं ज़्यादा कंप्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहता विद द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ऑपरेटर, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो कंस्ट्रक्टर आपके न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और अगर उसकी एक कॉपी बनाएगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, इस तरह की कॉपी को आप डीप कॉपी कहेंगे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पेपर में डिफाइन की फंक्शन में या डिफाइन की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आए। तो हमेशा से डिफाइन की फॉर्म में जो आता है वो आता है जी डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। तो डीप कॉपी का मतलब है कि अगर आपका कंस्ट्रक्टर किसी न्यू ऑब्जेक्ट के लिए पुराने ऑब्जेक्ट की चीज़ों को कॉपी कर ले, सो दिस इज कॉल्ड द डीप कॉपी। शैलो कॉपी के अंदर हम ये काम कंस्ट्रक्टर से या कंपाइलर से नहीं करवाते, हम यूज़र से करते हैं, यानी कि यूज़र इटसेल्फ, प्रोग्रामर अगर ये काम कर रहा है तो डेट इज कॉल्ड द शैलो कॉपी। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। उसके आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वी डिफाइन एन अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अगर आप अपनी अरे डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, देन तो क्या होगा जी, डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड वंस द होल अरे। होल अरे, अरे मतलब मेमोरी। आपका डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है, डिस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी को वापस करना, बिल्कुल डिलीट ऑपरेटर की तरह। ये आपके ऊप के अंदर आ जाता है, हमने C++ में डिलीट पढ़ा था। इसी तरह डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का मतलब मेमोरी को गेट करना, मेमोरी को लेना, कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर का मतलब मेमोरी को वापस कर देना, जस्ट लाइक डिलीट ऑपरेटर। तो डिस्ट्रक्टर आपका पहले कॉल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास मेमोरी है ही नहीं, तो आप वापस क्या करेंगे।
तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा आपकी अरे के अंदर। नो डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, अगर मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो मुझे मेमोरी लीकेज के कॉन्सेप्ट आने लग जाएंगे। ये भी हम एक सेपरेट, हमने इसको वैसे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो वो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट अभी के लिए डिस्ट्रक्टर आपका कॉल अगर नहीं होगा तो वो मेमोरी लीक हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए अगर आपने अरे डिफाइन की हुई है तो हर अरे के अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उन सब के लिए डिस्ट्रक्टर को कॉल होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द राइट वन ऑप्शन। और सिर्फ फर्स्ट के लिए कॉल नहीं होगा, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी चंक। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले किलोक, मिलोक और री एलोक की फंक्शनैलिटी बताई थी। देखें, री एलोक वो कहता है कि अगर आपने मेमोरी ले ली है और आप अब इंक्रीज करना चाहते हैं अपना साइज, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो री एलोक करेंगे। री एलोक का मतलब कि मैं फ़र्ज़ करो मेरे पास मेमोरी थी 1000 सेल्स। हमारी जो मेमोरी होती है ना, इस तरह से सेल्स की फॉर्म में डिवाइड हुई होती है, और अगर मुझे अपनी मेमोरी इंक्रीज करनी है, 1000 सेल के बजाय 1200 सेल्स लेने थे, तो मैं मेमोरी को री एलोक करूंगा। री एलोक का मतलब क्या होता है जी, री एलोकेटेड, दोबारा लेना। तो इस केस में क्या होगा, हम अपने मेमोरी के साइज को इंक्रीज कर रहे होंगे, अपनी मेमोरी के साइज को। तो री एलोक इज अ राइट वन ऑप्शन। और फ्री क्या करेगा, मेमोरी को फ्री कर देगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट, नल वैल्यू हैज बीन डिफाइंड इन। जो नल वैल्यू होती है वो कहाँ पे डिफाइन होती है, हेडर फाइल में तो होती है, बट हेडर फाइल में देखो स्ट्रिंग डॉट एच ये नेमिंग कन्वेंशन है, आयो स्ट्रीम सी आउट है, इसके अंदर नल वैल्यू नहीं डिफाइन होती। सी टाइप, सी टाइप के अंदर आपकी ये वैल्यूज नहीं होती। कोनियो के अंदर ये भी इनपुट आउटपुट यानी कंसोल इनपुट आउटपुट है, इसके अंदर नहीं होती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड डेफ डॉट एच नल वैल्यू इनके अंदर ही हो सकती है, बाकी ऑप्शंस तो नहीं लग रहे, क्योंकि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट सी ये कोई हेडर फाइल होती नहीं है। ये वैसे ही आपका ऑप्शन दो गलत हो गए। इसमें जो आंसर, हाँ देखिए, अब अगर आप लोगों को पेपर में कोई एमसीक्यूज नहीं आता ना, तो उसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग ये देखा करें, अब मुझे जो लगता है मेरे नॉलेज में दो ऑप्शन हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, बाकी दो डॉट सी के साथ कोई हेडर फाइल होती ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हमें पता है कि आयो स्ट्रीम वो हेडर फाइल है जो कि सी आउट और सी इन के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसका मतलब है ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो पीछे बच गया ये ऑप्शन। सो दिस इज द राइट वन ऑप्शन। इस तरह से आप अपने एमसीक्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज द करेक्ट फॉर द फंक्शन प्रोटोटाइप। हमने फंक्शन प्रोटोटाइप के अगेंस्ट उसका सिंटैक्स बताना है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, यानी हमने उसका फंक्शन कॉल बताना है कि वो किस तरह फंक्शन को कॉल करेगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे इंट ए इंट बी ये दो वेरिएबल्स उसने डिक्लेयर किए विद डेटा टाइप इंट, ठीक है। बी को उसने देखो क्या किया, बी को उसने एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी जो कि बराबर है 7 के, और कह रहा है 4 z इक्वल्स टू स्टैरिक। इसके अंदर क्या काम हो रहा है, आपका फंक्शन प्रोटोटाइप कॉल हो रही है। इसको देखते हैं, क्योंकि इसके हमने सॉल्व के ऊपर नहीं जाना, वी नीड टू सॉल्व हिमसेल्फ अगेन, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन यही है, डिफॉल्ट पैरामीटर 5। क्वेश्चन इज हाउ, या कैसे इसका राइट ऑप्शन है। देखें, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास ये देखें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 5 और 8 ये दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमें उसने एक वैल्यू पहले से दी हुई है, b बराबर है 7 के, और दूसरा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने z को बराबर किया स्टार के। स्टार इज़ अ नथिंग वैल्यू या इज़ अ स्पेशल टाइप वैल्यू, बट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ये वैल्यू पास ऑन की हुई है। बाकी आप देखो a है, इस a की कोई वैल्यू नहीं थी, इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू जाएगी जो कि ये वाली है 5। बाकी देखो ये दो वैल्यूज़ हैं, अगर यहाँ पे स्टार ना होता, z खाली होता, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाना था। इसी तरह ये वाली है, ये 3-4 वैल्यूज़ हैं, ये किसी तरह पॉसिबल नहीं हो सकती। अच्छा, तो यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, चूँकि ये लाइव क्लास रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन से वो साथ साथ क्लियर करने हैं। यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का मकसद क्या है या मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें सिर्फ ए की वैल्यू पड़ी हुई है, जिसका मतलब ये है कि मुझे एक वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू एंड सी की जेड की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। बाकी ऑप्शन देखें तो दो दो वैल्यूज़ हैं, हमें दो वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वन वैल्यू चाहिए विच इज़ कॉल्ड 5। ज़रूरी नहीं है कि 5 हो, 6 हो सकती थी, 8 हो सकती थी, 10 हो सकती थी, लेकिन चूंकि एज यूजल हमारे पास 5 ऑप्शन में पड़ा हुआ तो हमने यहाँ पे इसको राइट ऑप्शन मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास, जो फ्रेंड फंक्शन होता है हमारी क्लास का, इज अ नॉन मेंबर फंक्शन होता है, वो किसी तरह का मेंबर नहीं होता हमारी क्लास के अंदर। तो फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉट या नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो यही इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। द डिक्लेरेटर ऑफ प्लस मेंबर फंक्शन इज, ओके, जो हमारे पास डिक्लेरेटर होता है प्लस मेंबर फंक्शन का वो क्या हो सकता है? क्लास नेम, ऑपरेटर प्लस क्लास नेम राइट हैंड साइड, ऑपरेटर क्लास माइनस प्लस नेम। ओके, तो यहाँ पे इन चारों में से हमने देखना है कि जो प्लस का मेंबर फंक्शन है वो कौन सा होगा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है ना, प्लस ऑपरेटर के सिंपल सा एक ऑपरेटर मेंबर फंक्शन का सिंटैक्स ही है, वो आपकी क्लास का नेम होगा, और जो आपकी क्लास का नेम होगा वही आपके यहाँ पे क्लास नेम एज अ पैरामीटर पास करना होगा हमने। इसका जनरल सिंटैक्स है जो कि, सॉरी, ये वाला बनेगा, मैं जरा इसको साफ करके आपके लिए लिख देता हूँ। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, दिस इज, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, माइनस के लिए अभी हमने शायद पीछे प्लस के लिए पढ़ा था, तो ये आपका मेंबर फंक्शन है। जो ऑपरेटर होता है ना माइनस के लिए, ऑब्जेक्ट मेंबर विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ मेंबर फंक्शन अगर आपका ऑब्जेक्ट ड्राइव करेगा माइनस में, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका पास हो रहा है एज एन आर्गुमेंट्स और एज अ स्टेटमेंट। तो इस केस में हम इसको कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है चूंकि एज अ आर्गुमेंट पास हुआ है, तो इसमें हम ये लाइक दिस, तो दिस इज द मेंबर फंक्शन, ये आपका मेंबर फंक्शन बन जाएगा। मेंबर फंक्शन की मैं क्विक डेफिनेशन आपको गूगल से निकाल देता हूँ कि मेंबर फंक्शन होते क्या हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, हम ज़रा इसको हैंडआउट से ही देख लेते हैं कि अ क्लास इंक्लूड बोथ डेटा मेंबर्स एज वेल एज फंक्शंस टू मैनिपुलेट दैट डेटा, दीज फंक्शन आर कॉल्ड द मेंबर फंक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, अच्छा ये देखो, ये आपको ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन भी बता रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट्स। चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है या काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, हम इसको ज़रा क्विक रिव्यू भी कर लेते हैं। अगर आपके पास डेटा मेंबर्स का मतलब है कि मेरे पास कौन सी कैटेगरी का डेटा है, उस डेटा मेंबर्स के साथ कोई फंक्शंस जो है वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द मेंबर फंक्शंस। तो यहाँ पे यही चीज़ आपकी है कि अगर आपके पास डेटा इस कैटेगरी का है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो भी इस दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो आपकी क्लासेस के अंदर हैं। जैसे देखिए, स्टूडेंट इज़ अ ऑब्जेक्ट, टीचर इज़ अ ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रक्टर इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसकी इतनी डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहे, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमें समझने की ज़रूरत है कि मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। तो मेंबर फंक्शन की हमने डेफिनेशन देख ली कि इंस्टेंस ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड, सॉरी, a member include both data members as well as the functions, these type of function are called the member function, जिसको आप methods कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके methods होते हैं जो कि आपके member functions कहलाते हैं। उसके आगे हमने अपना फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो कर लिया था। सो दैट इट, यहाँ तक आपकी हमने एक पूरा पेपर किया जिसमें हमने 40 प्लस एमसीक्यूज़ किए, और इसमें जितना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम समझ सकते थे वो हमने समझा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। मेक श्योर इसका मैक्सिमम आपने जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखने की कोशिश करनी है, और प्रोग्रामिंग आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाई जाएगी पार्ट 2 के अंदर। सो इस पार्ट के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।